गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता, यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय और कर्म के देवता शनि आने वाले 16 फरवरी को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य के प्रभाव से अस्त होने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च तक अस्त अवस्था में ही गोचर करते हुए हर किसी को प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव अपने अस्त गोचर के दरमियान आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, शनि के इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही साथ शनिदेव के इस कम्बस्ट प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं, इसलिए उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, उनको शनि के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। हालांकि अलग अलग ग्रह के अस्त होने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जब शनि और मंगल अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीद बिक्री करना अशुभ होता है। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो यह कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन फिलहाल शनि अभी अपनी ही राशि में है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अस्त होता है तो उसके नेगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि स्वराशि का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह काफ़ी बलवान माना जाता है, इसलिए नेगेटिव परिणाम ज़्यादा नहीं दे पाता। साथ ही साथ यह बात भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि शनिदेव पिछले साल से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और शास्त्र के मुताबिक राहु और शनि का आपस में मिलना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह होगा कि शनिदेव के अस्त होने की वजह से राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट शनि को देखने को मिल रहे थे वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसी भी ग्रह के अस्त होने का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए, आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे कि वराहमिहिर, महर्षि पराशर, इन्होंने बता दिया था कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर सूर्य से दूर होता है या फिर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल में होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त होते हैं। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। क्योंकि हर ग्रह सूर्य से तेज पुंज यानी कि प्रकाश ग्रहण करके चमकता है और कार्य करता है। हालांकि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं जैसे कि गुरु, मंगल, चंद्र, अगर यह ग्रह अस्त होते हैं सूर्य के करीब आकर के तो इनका संपूर्ण प्रभाव खत्म नहीं होता। इसे एक छोटा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रधानमंत्री किसी मंच पर जाता है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है। प्रधानमंत्री राजा होता है तो राजा एक ऐसा पावर है जिसके ऊपर कोई नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं वह सब के सब राजा के नीचे आते हैं। अब अगर उस मंच पर राजा का कोई मित्र है तो राजा के शान और शौकत में तो वृद्धि होगी ही होगी,
साथ में उसके मित्र के भी शान और शौकत में वृद्धि हो जाती है। इसलिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब उनके मित्र सूर्य के पास आते हैं तो भले ही वह राजा के प्रभाव में सूर्य से अस्त हो जाते हैं, लेकिन इनका भी कद बढ़ जाता है। हालांकि शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं, लेकिन उनके पुत्र भी तो हैं। ऐसे में शनिदेव राजकुमार हुए और जब राजा के पास राजकुमार होगा, उसका पुत्र होगा, तो वह हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब जब सूर्य के पास शनि जाते हैं तो भले ही सूर्य थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन शनि को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होती है। यानी कि सूर्य और शनि की युति में सूर्य के द्वारा शनि को बल प्राप्त होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि की युति यहाँ पर कुंभ राशि में होना यह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। कुछ मामलों में देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर अस्त होने के लिए जा रहे हैं। भाग्य के स्वामी का भाग्य भाव में अपने शत्रु के द्वारा अस्त होना अनुकूल नहीं माना जाता। यहाँ पर पहले तो सूर्य शनि के शत्रु हैं और ऊपर से कुंडली के तीसरे भाव यानी कि मेहनत के भाव के अधिपति बनकर भाग्य भाव में शनि को अस्त करेंगे। तो इसके प्रभाव से आपका ट्रैवल बढ़ सकता है, ट्रांसफ़र होने की प्रबल संभावना है। आपका भाग्य अचानक ही आपको तकलीफ देना प्रारंभ कर देगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपका बनता हुआ कार्य अचानक रुक जाएगा। जो भी लोग लीगल प्रोफेशन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, डिफेंस के सेक्टर में हैं, उन्हें यह परेशानियां थोड़ी ज़्यादा ही महसूस होगी। सरकारी क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या फिर सरकारी टेंडर लेते हैं, उन्हें अपने अधिकारियों से वाद विवाद से बचना चाहिए। विवाद होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी, तो लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखिए। भाग्य के घर से अगर शनि अस्त हो रहे हैं तो हर काम में डिले करेंगे। अब शनि यहाँ पर आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो जो आपके गुप्त शत्रु हैं वह आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएंगे। यह बात आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगी, लेकिन आप स्वयं ही लेथार्जिक हो जाएंगे, इनिशिएटिव हो जाएंगे। इस समयावधि में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन या फिर बड़ा प्रयास करने के लिए आप अपने आप को रोक करके रखेंगे। कुछ मामलों में तो यह अच्छी बात है, लेकिन कुछ मामलों में नेगेटिव कहा जा सकता है। तो ऐसे में आने वाले 35 से 37 दिनों तक जब शनि महाराज अस्त रहेंगे, तो उस समयावधि में आपको किसी भी प्रकार से कोई नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। जी हाँ, इस समयावधि में आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने से भी बचना चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं या करते हैं, रियल इस्टेट में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, तो भी इस समय आपको कुछ खास सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। या फिर अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो इस समयावधि में आपको रुक जाना चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, जब मंगल और शनि अस्त होते हैं तो इस समयावधि में ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ज़मीन से उत्पन्न होने वाली जो भी चीज़ें होती है वह काफ़ी महंगी हो जाती हैं और अस्त होने की वजह से कभी कभी नुकसान भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का यह अस्त काल उतना अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित नहीं होगा। फिर भी आप मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा, लेकिन हर कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी, यह भी लाजमी है। हालांकि तीसरे भाव पर शनि और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेहनत से ही कुछ प्राप्त हो सकती है। फिर भी इस गोचर काल को अपने अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी के शरण में चले जाइए। जी हाँ, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और वहीं पर बैठ कर के हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करें और आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी रोजाना पाठ कीजिए। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।